हमारी भूगोल की घटना चक्र चल रही थी और भूगोल की घटना चक्र में हम भारत का भूगोल पढ़ रहे थे। भारत के भूगोल के तहत हमने पूरे के पूरे पढ़ लिए थे, 9 चैप्टर तक पढ़ लिए थे। यानी भारत में जो मिट्टियाँ पाई जाती हैं वो पढ़ लिए थे। अब हम जो अगला चैप्टर चालू करेंगे वो है भारत की वनस्पति के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। 36-37 क्वेश्चन है, फिर इसका नोट्स देखेंगे। तो चलिए हम इसके पहले जो प्राकृतिक वनस्पति हमारा चैप्टर है, इसके हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो चलिए एक एक करके शुरू कर देते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है भोजपत्र, यानी भोजपत्र का जो वृक्ष होता है वो कहाँ मिलता है। भोजपत्र का वृक्ष हिमालयी क्षेत्रों में मिलता है। भोजपत्र वो होता है जिसमें हम पहले जो प्राचीन समय में जब कागज नहीं हुआ करता था उसी में लिखा जाता था। बहुत सफ़ेद सफ़ेद होता है, इसके छाल होती है। एक पेड़ होता है, उसका छाल निकालते हैं तो बड़ा सफ़ेद सफ़ेद होता है, उसी में लिखते थे प्राचीन काल में। ठीक है, जितनी भी पांडुलिपियाँ लिखी मिली हैं इसी पर मिली हैं। तो चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है व्याख्या। भोजपत्र यानी बर्च, ये वृक्ष हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाने वाला वृक्ष है। इस वृक्ष का जो सफ़ेद कागज की तरह दिखने वाला जो छाल होता है, इसका प्रयोग प्राचीन काल से ही लिखने के हेतु किया जाता रहा है। यह वृक्ष अल्पाइन वनों में भी पाया जाता है। दूसरा नंबर, कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो खैर, खैर की लकड़ी का प्रयोग कत्था बनाने के लिए किया जाता है और इसी के नाम पर एक जनजाति का नाम पड़ा है खैरवार। खैरवार जनजाति कत्था बनाने का काम करती है। तो कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग करते हैं। खैर। कत्था यानी खैर की लकड़ी। कत्था जो है खैर की लकड़ी से प्राप्त किया जाता है। खैर वृक्ष भारत भर में विशेषकर सूखे क्षेत्रों में पाया जाता है। जो खैर वृक्ष होता है सूखे क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ पे बारिश कम होती है। तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक बृहद क्षेत्रफल में पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा बृहद जो क्षेत्रफल में जिस चीज के वन पाए जाते हैं वो कैसा है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ये IAS 2010 में पाया गया है। तो देखिए, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन एक होते हैं और एक होते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। तो इसको सबसे पहले समझ लेते हैं। जैसे मान लो विषुवत रेखा हो गई 0 डिग्री पे, विषुवत रेखा कर्क रेखा हो गई 23.5 डिग्री पे। ठीक है, 23.5 डिग्री पे नॉर्थ में और 23.5 डिग्री पे साउथ पे, ये हो गई मकर रेखा। ठीक है, मकर रेखा। अब इनके बीच का जो क्षेत्र है, ठीक है, ये जो क्षेत्र होता है कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का जितना भी क्षेत्र होता है, वहां पे जो क्षेत्र होगा उसको कहेंगे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अब जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होगा उसमें कहीं पे बारिश होगी, कहीं पे नहीं होगी। तो जो कर्क और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है उसको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र तो कहेंगे, उष्णकटिबंधीय हो गए। लेकिन शुष्क वे क्षेत्र हो गया जहां बारिश होती है। मान लो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है, लेकिन ये अगर मान लो भारत है, मान लो कोई क्षेत्र है और भारत इधर साइड पहाड़ है, इधर साइड मान लो बारिश होती है, तो ये आर्द्र क्षेत्र उष्णकटिबंधीय आर्द्र क्षेत्र का अंतर्गत आएगा। और पहाड़ी के इधर साइड मान लो बारिश नहीं होती है, तो ये क्षेत्रफल किस क्षेत्र आएगा, उष्णकटिबंधीय शुष्क क्षेत्र का, शुद्ध शुष्क क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। और पर्णपाती का मतलब होता है कि जो वृक्ष होते हैं जो मौसम के हिसाब से, जब मौसम में नमी कम होती है, पानी कम होता है, ठीक है, आर्द्रता कम होती है, तो पौधे अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, तो उनको कहते हैं पतझड़ी या पर्णपाती वन। तो आप समझ चुके होंगे उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन इसको कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, यानी जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाएंगे। ठीक है, शुष्क यानी जहाँ पे बारिश कम होगी ऐसे क्षेत्रों में पाए जाएंगे, और पर्णपाती वन पाए जाएंगे जहाँ पत्ते गिरा देंगे। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन भारत में सर्वाधिक बृहद क्षेत्रफल में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय जो आर्द्र पर्णपाती वन जो होते हैं दूसरे सर्वाधिक विस्तार वाले वन है। यानी भारत में सबसे ज्यादा उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं और उसके बाद पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। सागौन और साल जो है, सागौन और साल की बात करें तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या पतझड़ी दोनों, यानी सागौन और साल, जो सागौन और साल की बात करें तो ये उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन दोनों क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन प्रकार समूह के अनुसार वन कितने प्रकार के वन क्षेत्र पाए जाते हैं, उनके अनुसार जो पर्वतीय आर्द्र समशीतोष्ण वन 3.04% क्षेत्रफल में पाया जाता है। जो पर्वतीय क्षेत्र वाले वन होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं। उप उष्णकटिबंधीय यानी उपोष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन 0.02% क्षेत्रफल पे। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन 20.81% क्षेत्रफल में। और उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन 3.73% क्षेत्रफल पे पाए जाते हैं। तो ये एक
जो ISFR का डेटा होता है, वन स्थिति रिपोर्ट होती है, उसके अनुसार किस प्रकार के वन कितने क्षेत्रफल में पाए जाते हैं उसका यहाँ पे बताया गया है। तो उष्णकटिबंधीय जो आर्द्र पर्णपाती वन होता है वो भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, जो चौथा नंबर जो हमारा क्वेश्चन करे, सागौन और साल किसके उत्पाद है? तो सागौन और साल उत्पाद हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के, यानी उष्णकटिबंध क्षेत्र में, यानी ऐसे वन जो कर्क और मकर रेखा के बीच में स्थित हैं, कर्क और मकर रेखा के बीच में स्थित हैं, और ऐसे क्षेत्रों में स्थित है जहां पर बारिश कम होती है, यानी उसके उत्पाद हैं कौन? सागौन और साल। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक वन समूह भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल में विस्तृत है? तो भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल में विस्तृत उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। तो जो अगला हमारा क्वेश्चन जो ये दिया हुआ है कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, देखिए बृहद क्षेत्रफल में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाया जाता है, तो ये क्वेश्चन के हिसाब से सही हो गया। उष्णकटिबंधीय जो आर्द्र पर्णपाती वन, क्योंकि सबसे ज्यादा पाया जाता है, अगर डेटा के हिसाब से देखोगे तो उष्णकटिबंधीय, आप इन ऑप्शनों में देखोगे तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है? शुष्क वन पाए जाते हैं, यानी उष्णकटिबंधीय शुष्क, यहाँ पे शुष्क होगा, पर्णपाती वन सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। चूंकि जो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन ऑप्शन में नहीं दिया है, इसीलिए जो हमारा जो आंसर हुआ है इसमें किया हुआ है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन हुआ है। अगर इसमें ऑप्शन में दे देता कि उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, तो हम उसको ही आंसर में टिक करते। चलिए देखते हैं, तो कह रहा है एक वन समूह भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाया जाता है, उसके बाद उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। उत्तराखंड PCS में इसको पूछा गया। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन होते हैं, ये भारत के सबसे बड़े क्षेत्रफल में पाए जाते हैं। ये सभी प्रकार के जो वन क्षेत्र होते हैं, यानी वन प्रकार समूहों के क्षेत्रफल के 43.85 क्षेत्रफल में पाए जाते हैं, और भौगोलिक क्षेत्रफल के 8.53 क्षेत्रफल में पाए जाते हैं। यानी कहने का मतलब है जो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है, तो जो कुल जो वन पाए जाते हैं, मान लीजिए 100 वन पाए जाते हैं, तो 100 वन प्रकारों में से 43%, यानी सबसे ज्यादा शुष्क उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, यानी सभी जगह पेड़ पौधे थोड़ी लगे हैं, तो भारत के क्षेत्रफल का 8.53% क्षेत्रफल में भौगोलिक वन पाए जाते हैं, जो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, और कुल वनों के 43% भाग में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती वन होते हैं, इन्हें जो पर्णपाती होते हैं इन्हें मानसूनी वन कहा जाता है। इनके प्रकारों जैसे उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वनों में से एक प्रकार है। ठीक है, यानी उष्णकटिबंधीय जो वन होते हैं, जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक वे होते हैं उष्णकटिबंधीय वन पर्णपाती वन, जो जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है वहाँ पे आर्द्र उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, और जहाँ पे कम बारिश होती है यानी मौसम सूखा रहता है वहाँ पे उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अगर बात करें उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन देश के उन विस्तृत भागों में पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच में पाई जाती है, यानी भारत के वे क्षेत्र जो उष्णकटिबंध के अंतर्गत आते हैं और 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है, वहाँ उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, और जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है वहाँ पे आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है, छठवां नंबर जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है वो है, छठवां नंबर, हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ निम्न कारणों से वनस्पति में परिवर्तन पाया जाता है। जैसे आप हिमालय में जाओ, आप उत्तराखंड जाना हो तो जैसे आप टनकपुर के पास, जैसे बरेली से टनकपुर वगैरह जाओगे तो आपको खूब ज़्यादा जंगल मिलेगा, और जैसे जैसे ऊंचाई में आप बढ़ते जाओगे वनस्पति में परिवर्तन आना चालू हो जाएगा। देखिए वनस्पति में परिवर्तन दो तरीके से आता है। पहला परिवर्तन होता है वनस्पति में आने का, एक पानी, यानी पानी की उपलब्धता कितनी है। ठीक है, दूसरा होता है तापमान। देखिए पानी क्यों जरूरी होता है? किसी भी जीवधारी के लिए पानी बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पानी से बहुत सारी क्रियाएं होती है। तो एक जरूरत होता है पानी, दूसरा जरूरी होता है तापमान और सूर्य की ऊर्जा, जो सूर्य का किरणें होती हैं, क्योंकि सूर्य की जो किरणें होती हैं उनमें जो पेड़ पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। तो जहाँ पे पानी
की उपलब्धता बहुत ज़्यादा होगी। जैसे जैसे पानी की उपलब्धता बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वनस्पति चेंज होती चली जाएगी। जैसे जैसे तापमान बढ़ता चला जाएगा वनस्पति चेंज होती चली जाएगी। मान लो किसी क्षेत्र में पानी ज़्यादा होगा तो तापमान नहीं होगा। मान लो तापमान किसी क्षेत्र में ज़्यादा होगा तो पानी कम होगा। मान लो किसी क्षेत्र में पानी और तापमान दोनों नहीं है, जैसे लद्दाख वगैरह क्षेत्र में पानी भी कम है तापमान भी नहीं है, और किसी किसी क्षेत्र में क्या होगा, पानी भी भरपूर मात्रा में मिलेगा, तापमान भी भरपूर मात्रा में मिलेगा। तो इस हिसाब से क्या होगा, जो वनस्पति होगी उसमें परिवर्तन आएगा अलग अलग क्षेत्रों में। जैसे आप समुद्र की तरफ जाओगे, मान लो ये हमारा तट है, ठीक है, तो जैसे आप समुद्र की तरफ बढ़ोगे तो यहाँ पे पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है। समुद्र की तरफ बढ़ोगे तो देखिए बारिश भी होगी, पानी भी होगा, विषुवत रेखा के भी पास है तो टेम्परेचर, विषुवत रेखा के भी पास है तो तापमान भी अधिक होगा, सूर्य की रोशनी भी मिलेगी तो यहाँ पे अच्छे वन होंगे, बारिश भी अच्छी मिलेगी। जैसे अंदर की साइड आओगे तो बारिश कम मिलेगी, तापमान अधिक मिलेगा। तो ऐसे, तो जैसे आप हिमालय में ऊंचाई पर बढ़ते जाते हो तो तापमान में परिवर्तन मिलता है। क्या होता है, तापमान में गिरावट आती है, इस वजह से वनस्पति बदल जाती है। वर्षा में भी बदलाव आता है, इस वजह से वनस्पति बदल जाती है। मिट्टी की उर्वरता में बदल जाती है। जैसे ऊंचाई पे जाओगे तो मिट्टी का विकास कम हुआ रहता है, क्योंकि मिट्टी ढलान की वजह से लुढ़क के नीचे आ जाती है अच्छी मिट्टी। तेज हवा ये कारण नहीं है, बाकी सभी कारण है, 1 2 3। तो अगर बात करें हिम व्याख्या की, तो हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में जब ऊंचाई की तरफ जाते हो तो ऊंचाई के साथ साथ वनस्पति में परिवर्तन आता जाता है। साथ ही साथ जैसे जैसे वनस्पति में परिवर्तन आता है उसी के साथ साथ जैव विविधता में भी कमी देखने को मिलती है। क्योंकि जैसे आप पहाड़ में, ऐसे मैदान में होंगे, पहाड़ में चढ़ रहे होंगे तो खूब जंगल मिलेंगे और खूब आपको जीव जंतु मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पानी भी खूब मिल रहा है और उसके बाद में तापमान भी ठीक था। लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई में जाओगे टेम्परेचर कम हो जाएगा, पानी भी कम हो जाएगा, ठीक है, तो उसकी वजह से जब वनस्पति में कम होगी तो जीव जंतु सभी कम होते चले जाएंगे। तो वैसे वैसे जैव विविधता में भी यानी कमी देखने को मिलेगी, यानी एक ही प्रकार के पौधे, पेड़ पौधे देखने को मिले, जो ज़्यादा विविधता है वो खत्म हो जाएगी। इस परिवर्तन के प्रमुख कारणों में अगर देखा जाए तो पहला कारण है ऊंचाई। दूसरा कारण है ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट आती है। दूसरा अगला कारण होता है वर्षा में परिवर्तन होता है। मिट्टी का अनुपजाऊ होना, यह भी एक बड़ा कारण होता है। लेकिन मेन कारण क्या होते हैं, तापमान होता है यानी सूर्य का प्रकाश होता है, और अगली चीज़ होती है पानी। चाहे पानी नदी के जरिए मिले, चाहे पानी बारिश के जरिए मिले, इन्हीं की वजह से अंतर आ जाता है। मिट्टी का उपजाऊ कम होना, वायुमंडलीय दबाव का कम होना, हवा का हल्का होना, ये सभी चीज़ें शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ भू क्षेत्र का कम होना, जलवायु परिवर्तन होना, अक्षांशीय स्थिति का भी प्रभाव पड़ता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 7वां नंबर। पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है। तो जो जैसे ये हिमालय मान लो, ठीक है, ये हिमालय ऐसे करके ये इधर पूर्वी हिमालय हो गया, ये इधर साइड अगर देखा जाए, ठीक है, ये पूर्वी हिमालय हो गया, ये पश्चिमी हिमालय हो गया। तो आपने देखा होगा, आपको पता होगा, ये इधर साइड नेपाल वगैरह यहीं पे सबसे ज़्यादा ऊंची चोटी स्थित है। जैसे कंचनजंगा हो गई, माउंट एवरेस्ट हो गई, धौलाधर हो गई, ये सारी। तो इधर की ऊंचाई ज़्यादा है, इधर की ऊंचाई कम है, इधर की ऊंचाई कम है। और एक चीज़ और है कि जो पूर्वी हिमालय है वहाँ पे 2 चीज़ें हैं। एक तो सबसे पहले अगर विषुवत रेखा को यहाँ पे नीचे मान लिया जाए 0 डिग्री, तो विषुवत रेखा से इसकी दूरी कम है, यानी ये कम दूरी पर, ये अधिक दूरी पर स्थित है। तो जो सूर्य का प्रकाश होगा यहाँ पे पूर्वी भाग में, सूर्य का प्रकाश जो होगा, पूर्वी भाग में सूर्य का प्रकाश अधिक मिलेगा, अधिक गर्मी मिलेगी, क्योंकि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र यानी विषुवत रेखा के अधिक पास स्थित है। जबकि पश्चिमी भाग में सूर्य का प्रकाश कम मिलेगा। दूसरी चीज और है कि अगली चीज और होती है कि यहाँ पे बंगाल की खाड़ी अवस्थित है पूर्वी भाग में। तो बंगाल की खाड़ी अवस्थित है तो यहाँ पे पानी मिल जाएगा अच्छी तरीके से, बारिश अच्छी तरीके से हो जाएगी। तो यहाँ पे जो पूर्वी क्षेत्र होगा यहाँ पे वनस्पति अधिक मिलेगी। यही कारण है कि जो हमारा पूर्वी हिमालय होता है वहाँ पे जो वृक्ष मिलते हैं वो ज़्यादा ऊंचाई तक मिलते हैं, यानी जो ट्री लाइन होती है वो अधिक ऊंचाई पर होती है। जबकि जो पश्चिमी हिमालय होता है वहाँ पे ट्री लाइन की ऊंचाई कम होती है, क्योंकि यहाँ पे देखिए विषुवत रेखा से दूरी भी ज़्यादा है और समुद्र से दूरी भी ज़्यादा है, इसी वजह से ये होता है। तो चलिए हम इसको देखते हैं, पढ़ते हैं फिर से क्वेश्चन को। क्वेश्चन की व्याख्या पढ़ते, क्वेश्चन तो पढ़ दिए। तो कम है, यानी जो पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन जो है वो नीचे है। ट्री लाइन या वृक्ष रेखा पर्यावास की वह सीमा होती है जहां पर वृक्ष
उग पाने में सक्षम होते हैं। पूर्वी हिमालय और मध्य हिमालय में जो प्राकृतिक ट्री लाइन जो होती है वो 3600 से 3800 मीटर तक होती है। यानी पूर्वी हिमालय में या मध्य हिमालय में जो वृक्ष उगते हैं लगभग कितनी ऊंचाई तक उग जाते हैं, 3600 से 3800 मीटर तक उग जाते हैं। लेकिन जबकि पश्चिम और उत्तर पश्चिम हिमालय में केवल 3300 मीटर से 3600 मीटर तक ही हमको पेड़ पौधे मिल पाते हैं। ठीक है, अतः पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन का मान कम होता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 8वां नंबर, 8वां क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन कौन होते हैं। तो हिमालय में सबसे ज्यादा संसाधन कौन होंगे, वन होंगे। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन वन होते हैं। इस क्षेत्र के लगभग 65% भूभाग पर वन मिलते हैं। 9वां नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है, 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी यानी टेम्परेट, शीत प्लस उष्ण, शीतोष्ण यानी जो कर्क रेखा के बाद का जो क्षेत्र होता है उसको शीतोष्ण कहते हैं। तो पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में निम्नलिखित में से किस एक वृक्ष को बाहुल्य मात्रा में मिलता है, किस एक वृक्ष का बाहुल्य है। तो देवदार वृक्ष पश्चिमी हिमालय में ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। पाए तो कई सारे जाते हैं लेकिन उसमें देवदार सबसे ज्यादा पाया जाता है। पश्चिमी हिमालय की जो शीतोष्ण कटिबंधीय वन पेटी है उसमें देवदार वृक्षों का बाहुल्य होता है। इस पेटी में शीतोष्ण कटिबंधीय वनों का विस्तार मिलता है। इसके प्रमुख वृक्ष कौन कौन से हैं, ओक, फर, देवदार, स्प्रूस, चेस्टनट, सीडार, चीड़ होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा देवदार पाया जाता है। 10वां नंबर हमारा क्वेश्चन है कथन और कारण के बारे में। तो चलिए देखते हैं, हिमालय के उत्तरी ढलानों पर दक्षिणी ढलानों की तुलना में अधिक घना वनस्पति आवरण है। तो मान लो जो हमारा हिमालय ऐसे आता है तो हिमालय में जो पर्वत होंगे कैसे होंगे, मान लो ये ऐसे ढाल बनी होगी। ठीक है, इधर साइड तिब्बत है तो इधर ढाल है, इधर ढाल है, ये हमारा उत्तर भारत का मैदान हो गया मान लो। तो इधर पे जो बारिश की जो दक्षिण पश्चिम मानसून आता है यहीं पे वर्षा ज्यादा कर देता है। ठीक है, यहीं पे ज्यादा वर्षा कर देता है तो यहीं पे ज्यादा वनस्पति भी उगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, वनस्पति भी ज्यादा उगेगी। तो प्रश्न क्या कह रहा है, हिमालय के उत्तरी ढलान जो ऊपर वाला तिब्बत साइड वाला होता है, जैसे ये हिमालय मान लो, हिमालय का जो ये दक्षिणी ढलान हो गया, ये उत्तरी ढलान हो गया। तो कह रहा है उत्तरी ढलानों पर दक्षिणी ढलानों की तुलना में अधिक घनी वनस्पति आवरण है। गलत हो गया, नहीं, यहाँ दक्षिणी ढलानों पर अधिक घनी वनस्पति मिलती है क्योंकि वर्षा अधिक होती है। ये वर्षा की पर उसको रोक देते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून को, और यहीं पे वर्षा हो जाती है। क्योंकि दक्षिणी ढलानों पर वर्षा अधिक होगी तो वनस्पति भी अधिक होगी। अगला पॉइंट हमारा कह रहा है, पहला पॉइंट तो गलत हो गया, अगला पॉइंट कह रहा है हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर यानी इधर साइड उत्तरी ढलानों की तुलना में अधिक वर्षा होती है। तो दूसरा सही होता है, यानी पहला गलत, दूसरा सही। हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर यानी ये हिमालय है तो ये वाला ढलान जो इधर वाला ढलानों पर उत्तरी ढलानों की तुलना में वर्षा अधिक प्राप्त होती है। इसी कारण हिमालयी क्षेत्र के दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की अपेक्षा अधिक सघन वनस्पति पाई जाती है। 11वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सिनकोना वृक्ष नहीं उगता है। तो छत्तीसगढ़ में सिनकोना वृक्ष नहीं उगेगा, बल्कि असम, केरल और पश्चिम बंगाल में सिनकोना वृक्ष उगता है। सिनकोना की बात करें तो सिनकोना जो वृक्ष है वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वृक्ष होता है। सदाबहार वृक्ष वे होते हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा तापमान भी अच्छा खासा मात्रा में मिले और बारिश भी मिले, बारिश तो मतलब 250 सेंटीमीटर से ज्यादा ही मिले। तो सिनकोना एक उष्णकटिबंधीय सदाबहार वृक्ष है। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो वन है उनका क्षेत्र कहाँ कहाँ मिलता है, तो इनका जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्र मिलते हैं ये आसाम में मिलता है। अगर बात किया जाए तो कहाँ मिलेगा, आसाम में मिलेगा, क्योंकि आसाम में सबसे ज़्यादा बारिश होती है लगभग 250 सेंटीमीटर। केरल में क्योंकि मानसून यहीं से प्रवेश करता है। पश्चिम बंगाल में मिले क्योंकि गंगा नदी घाटी से यही क्षेत्रफल में मतलब बारिश यहीं से मानसून प्रवेश करता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, मेघालय में, मणिपुर में, त्रिपुरा में, मिजोरम में, पश्चिमी तटीय मैदान में मिलता है। जबकि छत्तीसगढ़ राज्य उष्णकटिबंधीय जो है शुष्क और मानसूनी वनों के लिए उपयुक्त होता है, इसलिए छत्तीसगढ़ में सिनकोना वृक्ष नहीं पाया जाता है। 12वां नंबर जो हमारा क्वेश्चन होता है, निम्नलिखित में से किसे जंगल की आग कहते हैं। तो जंगल की आग कहते हैं हम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा का मतलब होता है ढाक या पलाश।
पलाश का जो फूल होता है, ढाक के 3 पात, आपने कहा देखा होगा, सुना होगा कहावत। तो जो ढाक का वृक्ष होता है उसमें जो पत्ते उगते हैं वो 3-3 के क्रम में उगते हैं, यानी 3 पत्ते एक साथ उगते हैं। ये तो इसको जंगल की आग कहा जाता है पलाश को, या ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, जिसको ढाक कहते हैं, पलाश कहते हैं। ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प भी, ढाक का जो फूल होता है उसको उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल भी घोषित किया गया है। जो 13वां नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागौन के वन पाए जाते हैं। तो सागौन के वन कई राज्यों में पाए जाते हैं, जैसे भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश में भी, मध्य प्रदेश में पाया जाता है, उत्तर प्रदेश में और कर्नाटक में, तीनों ही राज्यों में सागौन के वन पाए जाते हैं। ठीक है, जबकि मध्य प्रदेश में सागौन के वन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, इसीलिए भी विवादित हो गया, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी सागौन पाया जाता है, उत्तर प्रदेश में भी पाया जाता है और कर्नाटक में भी पाया जाता है। देखिए सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। 14 नंबर जो हमारा क्वेश्चन, निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं। तो फूल हमारे फर्न में नहीं होते हैं। फर्न एक संवहनीय पौधा होता है, ये पौधे बीज रहित होते हैं, इन पौधों में फूल नहीं लगते। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस पौधे में फूल नहीं लगते, तो फर्न में नहीं लगते हैं। 15 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पति 300 मीटर की ऊंचाई तक ही उपलब्ध होती है। यानी जो पश्चिम हिमालय होता है, ये हिमालय अगर मान लिया जाए ऐसे करके, तो ये हो गया पश्चिमी हिमालय, ये हो गया पूर्वी हिमालय। चूंकि यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, ये विषुवत रेखा के पास स्थित है, यहाँ विषुवत रेखा के पास है, ये विषुवत रेखा के दूर है, तो यहाँ पे तापमान भी अधिक होगा, जल बंगाल की खाड़ी से उठने वाले जो मानसून होगा उससे वर्षा भी मिलेगी। तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे कह रहा है जो पश्चिमी हिमालय में जो उच्च पर्वतीय वनस्पति 3000 मीटर की ऊंचाई तक ही उपलब्ध होती है, जबकि पूर्वी हिमालय में वह 4000 मीटर की ऊंचाई तक भी उपलब्ध हो जाती है। यानी यहाँ अधिक ऊंचाई तक उपलब्ध होगी, क्योंकि टेम्परेचर भी बढ़िया मिल रहा है, पानी भी अच्छा मिल रहा है, इधर नहीं मिल रहा। एक ही पर्वत श्रृंखला में इस विविधता का क्या कारण होता है, तो इस विविधता का सबसे बड़ा कारण होता है कि जो पूर्वी हिमालय वाला है वो भूमध्य रेखा के निकट स्थित है और समुद्र तट से पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक निकट स्थित है, इसकी वजह से ऐसा होता है। चूंकि पूर्वी हिमालय पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा समुद्र और भूमध्य रेखा से अधिक निकट स्थित है, इसलिए अक्षांशीय अवस्थिति के कारण पूर्वी हिमालय पश्चिमी हिमालय की जलवायु में अधिक अंतर पाया जाता है। इसी अंतर के कारण पूर्वी हिमालय में जो वनस्पति होती है उसकी ऊंचाई भी पश्चिमी हिमालय की तुलना में अपेक्षा अधिक होती है। अगला जो हमारा 16वां नंबर क्वेश्चन है, इसका ए सही है, कह रहा है एंटीलोपों, ऑरिक्स, चिरू के बीच क्या अंतर है। तो ऑरिक्स क्या होते हैं, गर्म और शुष्क क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं, जबकि चिरू जो होते हैं ठंडे उच्च पर्वतीय घास के मैदान और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहने के लिए उपलब्ध होते हैं, मतलब रह सकते हैं। क्योंकि आईएएस प्री 2012, देखिए आईएएस में हर साल कुछ क्वेश्चन यूपीएससी में ऐसे पूछते हैं जो पता नहीं कहाँ से पूछ देगा, उनका कोई मतलब ही नहीं होता। तो ऐसे क्वेश्चनों के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। जो नए लड़के होते हैं वो ऐसे ही उल जलूल जो क्वेश्चन होते हैं यूपीएससी पूछ लेता है, कुछ मात्रा में 2-4 क्वेश्चन हमेशा ऐसे डालता है जिनका ना आपके सिलेबस से मतलब होता है। आपको पहले अपना सिलेबस पढ़ लेना, बाद में ऐसे क्वेश्चन। तो ये ऐसा ही क्वेश्चन है कि पूछ लिया एंटीलोप होगा कोई चीज़, ऑरिक्स और चीरो के बीच में क्या अंतर है, तो इसका पहला ही सही होगा। अब इतना डीप जाने के पहले अपना सिलेबस कवर करना है, तो इसका उत्तर होगा ऑरिक्स गर्म और शुष्क क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं, जबकि चिरू जो होता है ठंडे उच्च पर्वतीय घास के मैदान में और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र में रहने के लिए अनुकूलित होता है। ठीक है, अब इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। आरिक्स जो होता है, ऑरिक्स गर्म और शुष्क क्षेत्रों में, जैसे गर्म क्षेत्र और शुष्क क्षेत्र जैसे सऊदी अरब वगैरह अरब क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं, ऑरिक्स रह सकते हैं। जबकि चीरू होता है वो ठंडे उच्च पर्वतीय घास के मैदान और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित होता है। यानी दो जीवों की बात हो रही है, एक ऑरिक्स की बात हो रही है, चीरू की बात हो रही है। ऑरिक्स गर्म क्षेत्रों में शुष्क क्षेत्रों में मिलता है, जैसे सऊदी अरब वगैरह अरब प्रायद्वीप हो गया। चीरू मिलता है ठंडे और उच्च पर्वतीय घास के मैदान में मिलता है, अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में मिलता है। 17वां नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है सागौन, सुंदरी, सिनकोना ये सारे वृक्ष दिए गए हैं, इनका मूल्यांकन करना है। तो सुंदरी कहाँ मिलेगा, ये सुंदरी मिलेगा सुंदरवन में मिलेगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं और दूसरे हम इसमें आंसर करके देख लेते हैं। पहला नंबर सही, पहला का दूसरा है, पहले का सागौन मिलेगा मध्य भारत में, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मिलता है। फिर उसके बाद में बी का 4 नंबर मिलता है, देवदार मिले हिमालय के उच्च क्षेत्र में मिलता है देवदार। ठीक है, सिनकोना मिलेगा हिमालय की तराई में। ठीक है, सुंदरबन मिलेगा सुंदरी, सुंदरबन में मिलेगा सुंदरी। तो चलिए देखते हैं एक करके, सागौन, देवदार और सुंदरी, सिनकोना।
अगर सिनकोना की बात करें तो हिमालय के तराई क्षेत्र में मिलता है, सुंदरी मिलता है पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश जो फैला हुआ सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र है, ज्वारी क्षेत्र है, दलदली क्षेत्र है, यहाँ पे मिलता है ज्वारी और तटीय क्षेत्र में, वहाँ पे उगने वाले सुंदरी नामक एक वृक्ष होता है। देवदार की बात करें तो पश्चिम देवदार जो वृक्ष होते हैं वो पश्चिमी हिमालय, जो हिमालय का जो उच्च क्षेत्र होता है उसमें 1500 मीटर से 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर मिलता है। यानी 15 पश्चिमी हिमालय, जो अगर ये हिमालय मान लो तो ये पूर्वी हिमालय, ये पश्चिमी हिमालय, तो यहाँ पर 3000 से 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर देवदार नामक वृक्ष मिलते हैं। सागौन की बात करें तो इसका अधिकांश विस्तार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा अर्थात मध्य भारत में सागौन पाया जाता है। भारत में सागौन वन सबसे ज्यादा मात्रा कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन है, सुंदरवन निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन है? तो सुंदरवन किस प्रकार का वन है? एक उष्णकटिबंधीय वन है, अल्पाइन वन है। तो अल्पाइन नहीं वन है, बल्कि ये वन कैसा है? उपोष्णचीन तटीय और ज्वारी वन है। तट के पास ही तो स्थित है। सुंदरवन डेल्टा तटीय है, ज्वार के पास स्थित है, यहाँ हमेशा ज्वार आते रहते हैं। तो तटीय सुंदरवन कैसा है? तटीय और ज्वारी वन है। 19वां नंबर अगर हम क्वेश्चन देखें तो निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित है अगर बात करें, सही सुमेलित है सुंदरवन। सुंदरी कहाँ मिलेगा? पश्चिम बंगाल में मिलता है सुंदरी, जो डेल्टा क्षेत्र है वहीं पे। फिर सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है। सूची 1 वन का प्रकार और प्रदेश। अगर बात करें जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पे मिलेंगे? जहाँ बढ़िया तापमान मिले, यानी विषुवत रेखा के पास हो और खूब बढ़िया तरीके से वहां पे बारिश हो रही हो। तो ऐसा जो क्षेत्र होता है हमारा सह्याद्री तराई क्षेत्र, सह्याद्री में होगा। जो पश्चिमी घाट होगा वहीं पे, पश्चिमी घाट हो गए या पूर्वी घाट हो गए, अब ये भारत का तट हो गया तो दक्षिण पश्चिम मानसून ऐसे आके यहीं पे वर्षा करता है और विषुवत रेखा के भी पास होता है, तो गर्मी भी अधिक मिलेगी और देखिए बारिश भी अच्छी खासी हो रही है। तो यहीं पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मिलते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं। ए नंबर इसका सही है, ए का 4 नंबर सही, ए का 4 नंबर सही। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन कहाँ मिलते हैं? तराई क्षेत्रों में मिलते हैं, क्योंकि जो तराई क्षेत्र होता है, अगर तराई क्षेत्र की बात करें तो अगर हम मैप के जरिए समझ पाए, एक एक पॉइंट इसको अच्छी तरीके से समझेंगे क्योंकि बड़े कठिन ये होते हैं। ठीक है, तो तराई मान लो ये हिमालय है, तो हिमालय ये 3 हिमालय की श्रेणियां हैं। तो ये जो क्षेत्र है तराई वाला, तरी वाला क्षेत्र हिमालय होता है। यहाँ पे मानसून ऐसे आके यहीं पे बारिश करता है, तो यहीं पे बारिश बढ़िया होती है। तो ये उष्णकटिबंध के अंतर्गत आता है, यानी विश्व उष्णकटिबंध के अंतर्गत आता है। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, इसलिए इसको आर्द्र क्षेत्र कहेंगे। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन कहाँ मिलते हैं? तराई क्षेत्र में मिलते हैं। फिर बी का 3 नंबर आता है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन कहते हैं। तो इसी के नीचे तराई क्षेत्र के जो नीचे वाला क्षेत्र होगा ये आर्द्र क्षेत्र हो गया, तो ये हो गया शुष्क क्षेत्र हो गया। तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन मध्य गंगा के मैदान में मिलेंगे। फिर उसके बाद में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ मिलेंगे? तो सह्याद्री में मिलेंगे, पश्चिमी घाट में। जैसा कि मैंने बताया कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून आता है इसके द्वारा वर्षा अधिक होगी यहाँ पे, और विषुवत रेखा के भी पास स्थित है, इसके कारण यहाँ पे तापमान भी अधिक रहेगा। अल्पाइन कहाँ मिलेंगे? अल्पाइन मिलेगा अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में, जहाँ पे तापमान बहुत कम होता है और पानी भी कम होता है, वहाँ पे अल्पाइन वनस्पति मिलते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडे प्रदेशों में जब आप जाओगे, जैसे ध्रुवों की तरफ आप जाते हो, जैसे ये पृथ्वी हो गई तो ये विषुवत रेखा हो गई, यहाँ सबसे ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा। यहाँ ध्रुवों की तरफ आप जाओगे तो टेम्परेचर कम मिलेगा, सूरज की रोशनी कम पहुँचेगी। साथ ही साथ पर्वतीय क्षेत्रों में जब आप ऊंचाई की तरफ जाओगे तो वहां भी टेम्परेचर कम मिलता है, तो लगभग एक जैसी वनस्पति मिलती है। इसीलिए जो अरुणाचल प्रदेश है ऊंचाई वाले क्षेत्र में, इसलिए वहां पे अल्पाइन वनस्पति मिलती है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। ठीक है, आर्द्र पर्णपाती वन यानी जहां पानी बहुत ज्यादा पाया जाता है, उष्णकटिबंध में आता है, और पर्णपाती वन पद, इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं, जो ऐसे क्षेत्रों में मिलते हैं जहां 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा पाई जाती है। इनके पाए जाने वाले मुख्य क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, कहाँ कहाँ पे उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं? तो पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय भारत का उत्तर पूर्वी भाग हो गया, भाबर हो गया, तराई क्षेत्र हो गया। जबकि उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन ऐसे क्षेत्रों में मिलते हैं जहाँ वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच में पाई जाती हैं। ये वन कहाँ पे पाए जाते हैं? जो ये जो क्षेत्र हो गए, जो आर्द्र पर्णपाती वन हो गए, इसी के आसपास, जो इसी के नीचे जो कम वर्षा वाले क्षेत्र होंगे या शुष्क क्षेत्र होंगे, वहीं पे जो वनस्पति मिलेगी उसको कहेंगे उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन मिलेगा। यहाँ पे वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर हो रही है, यहाँ पे वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच में ही हो रही है। ऐसा क्षेत्र मध्य गंगा के मैदान से लेकर दक्षिण भारत तक विस्तृत है। साथ ही साथ अगर बात करें अल्पाइन वनों की, तो अल्पाइन वन ये
हिमालय के ऊंचाई वाले भागों में 3000 मीटर से लेकर 4900 मीटर के बीच में ऊंचाई पर पाए जाते हैं शुष्क अल्पाइन पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश भी इन वनों का विस्तार मिलता है, अरुणाचल प्रदेश में भी इनका विस्तार मिलेगा। साथ ही साथ जो अगला हमारा है वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में है। इन वनों का विस्तार जैसे सदाबहार की वन की बात कही जा रही है, एक है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, एक है शुष्क पर्णपाती वन, एक है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। सदाबहार में सदाबहार आई रहे। इन वनों का विस्तार पश्चिमी घाट यानी सह्याद्री, उत्तर पूर्वी भारत, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जहां पे 200 सेंटीमीटर से भी अधिक औसत वार्षिक वर्षा होती है, ऐसे क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। ठीक है, जब हम इसका नोट्स पढ़ेंगे तो इसकी अच्छी तरीके से व्याख्या पढ़ेंगे। तो जहां पे वर्षा ज़्यादा होगी वहां पे वन सदाबहार रहेंगे। ठीक है, 250 सेंटीमीटर से भी अधिक जहां पे वर्षा होगी। 21वां नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क यानी जहां बारिश कम होती है उष्णकटिबंध में आता है, और पर्णपाती वन के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो शुष्क पर्णपाती वन है, उष्णकटिबंध में आता है, तो क्या होता है 25 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है, नहीं 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होनी चाहिए। ये हिमालय की तलहटी से निकलने वाली एक अनियमित चौड़ी पट्टी होती है, ये भी गलत होता है। ठीक है, तो ना तो एक सही है ना तो दो सही है। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं इनको दो भागों में आप बांट सकते हैं, एक उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, एक उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, इनमें बांटा जा सकता है। उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती वन होते हैं, जिसे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को ही मानसून वन कहते हैं, ये ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 70 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच में पाई जाती है। जहां वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है वहां आर्द्र उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। जहां वर्षा 70 से मात्र 100 सेंटीमीटर के बीच में पाई जाती है वहां शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। चलिए देखते हैं। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को क्या कहते हैं, मानसूनी वन भी कहते हैं। उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच में मिलती है। अब वर्षा की उपलब्धता के आधार पर अगर बांटे इन वनों को तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जा सकता है। जो आर्द्र पर्णपाती वन होते हैं वो 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो कहाँ पे इतनी वर्षा होती है, उत्तर पूर्वी राज्यों में होती है, हिमालय के गिरिपद राज्यों में होती है, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों पर होती है और उड़ीसा में होती है। जो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन होते हैं वो ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पे 70 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले इलाके होते हैं। ये वन जो उष्णकटिबंधीय वन है, ठीक है, ये वन आर्द्र क्षेत्रों की ओर, आर्द्र पर्णपाती और शुष्क क्षेत्रों की ओर कांटेदार वनों में मिल जाते हैं। ये वन प्रायद्वीप में अधिक वर्षा वाले भागों में तथा उत्तर प्रदेश बिहार के मैदानी भागों में पाए जाते हैं। ठीक है, 22वां नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची दे से सुमेलित के उष्णकटिबंधीय वन, शंकु वृक्ष, और अगला जो हमारा है कच्छ वनस्पति, पतझड़ वन। कच्छ वनस्पति कहाँ मिलेगी, दलदली क्षेत्रों में मिलेगी। दलदली क्षेत्र कहाँ पे मिलते हैं, दलदली क्षेत्र सुंदरवन में मिलते हैं, तो वहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें कच्छ वनस्पति हो गई, पतझड़ वन कहाँ पे मिलते हैं, तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं, वो आसानी से समझ में आ जाएगी। जो पतझड़ वन हमारे कहाँ पे मिलेंगे, पतझड़ वन मिलेगी राजस्थान में। कच्छ वनस्पति यानी दलदली वनस्पति कहाँ पे मिलेगी, सुंदरवन में मिलेगी, जहाँ पे डेल्टा बनाती है गंगा नदी और ब्रह्मपुत्रा नदी। शंकुधारी वन या शंकु वृक्ष वन कहाँ पे पाए जाते हैं, हिमाचल प्रदेश में ऊंचाई पर पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वन यानी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, साइलेंट वैली, केरल में पाए जाते हैं। 22वां नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है, लंबी जड़ों और नुकीली कांटों अथवा सूल युक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों वाले आरक्षित अवरुद्ध वन सामान्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं, यानी ऐसे वृक्ष जिनकी जड़ें लंबी हों, कांटे हों, नुकीले नुकीले यानी सूल युक्त झाड़ियाँ हों, झाड़ी हो, कांटे हों, उसमें लघु वृक्ष छोटे छोटे वृक्ष होते हैं। ठीक है, ये आरक्षित कह रहा है अवरुद्ध वन सामान्य रूप से कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ऐसे वन कहाँ पे पाए जाएंगे, ऐसे वन जहाँ पे पानी कम होगा वैसे क्षेत्रों में पाए जाएंगे। कहाँ, पश्चिमी आंध्र प्रदेश में पाए जाएंगे। उपर्युक्त जितनी भी, अब देखिए 2002 में पूछा गया ये, उपर्युक्त प्रश्न में जितनी भी विशेषताएं दी गई हैं उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों से संबंधित है। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा की मात्रा 70 सेंटीमीटर से भी कम पाई जाती है, यानी 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच में जो क्षेत्र होते हैं वर्षा वाले, वहां पे हमें कैसी वनस्पति मिल रही है, शुष्क पर्णपाती वनों की विशेषता मिल रही है। लेकिन 70 ऐसे भी क्षेत्र होते हैं जहां 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, तो 70 सेंटीमीटर से भी जहां कम वर्षा होगी वहां झाड़ियां मिलेंगी, कांटेदार वनस्पति मिलेगी। जो पत्तियां होती हैं करीब करीब वो भी कांटे के रूप में परिवर्तित हो गई होती हैं पानी को बचाने के लिए। ठीक है, तो 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। ये पश्चिमी आंध्र प्रदेश का इलाका ऐसी विशेषताएं रखता है। पश्चिमी आंध्र प्रदेश ऐसा ही क्षेत्र होता है। इन वनों के अन्य क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो कहाँ कहाँ ऐसे ही क्षेत्र हैं, तो दक्षिण पश्चिम पंजाब,
हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में ऐसे ही वृक्ष मिलते हैं। 24वां नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है, यानी समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर देवदार पाया जाता है। ये यहाँ पे अगर हिमालय दे तो पश्चिमी हिमालय में ऊंचाई वाले भागों में पाया जाता है। देवदार के वृक्ष पश्चिमी हिमालय में लगभग 1500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। ठीक है, दिए गए विकल्पों में यही समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पे पाया जाने वाला वृक्ष है। अगर ऊंचाई की बात करें तो चीड़ जो हमारा हिमालय क्षेत्र में 900 से 1000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। साल की बात करें तो ये उप हिमालय क्षेत्र, मध्य भारत के पूर्वी भाग और तमिलनाडु क्षेत्रों में पाया जाता है। सागौन यानी टीक की बात करें तो ये मध्य भारत जैसे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। 25वां नंबर जो हमारा क्वेश्चन है ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। आईएएस में प्री में 1998 में पूछा गया था और ये करंट अफेयर का उस समय का क्वेश्चन है। कह रहा है कोई मैप दिया गया है, दिए गए कच्चे, चलिए करंट अफेयर का क्वेश्चन है तो इसको छोड़ देते। कोई घटना घटी थी, साखू वन में कीड़े लग गए थे, उसी की वजह से आया उस समय जब कीड़े लगे थे 97 में, तो क्वेश्चन है, तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा 26वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य के वनों का वर्गीकरण अर्ध उष्णकटिबंधीय के रूप में किया जाता है। तो मध्य प्रदेश के वन जो होते हैं उनका वर्गीकरण किसके अंतर्गत किया जाता है, मध्य प्रदेश के जो वन हैं उनका वर्गीकरण अर्ध उष्णकटिबंधीय के रूप में किया जाता है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन या अर्ध उष्णकटिबंधीय वनों का विस्तार, यानी अगर बात किया जाए तो जो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन होते हैं इनको ही अर्ध उष्णकटिबंधीय वन कहा जाता है। इनका विस्तार कहाँ पे मिलता है, मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों पर पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय जो आर्द्र पर्णपाती वन होते हैं, ठीक है, एक होते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, तो शुष्क जो पर्णपाती वन होते हैं उनको ही अर्ध उष्णकटिबंधीय वन भी कहा जाता है। 27वां नंबर क्वेश्चन है, 27वां नंबर हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से तत्वतः कौन सी एक हिमालय की वनस्पति जाति नहीं है, यानी हिमालय में कौन सा नहीं पाया जाता है। तो चलिए देखते हैं हिमालय में कौन सा नहीं पाया जाता। बी नंबर महोगनी नहीं पाया जाता। ठीक है, महोगनी, यहाँ पे बी नंबर महोगनी जो है हिमालय की वनस्पति नहीं है। ठीक है, हिमालय में अगर कभी भी नाम आ जाए कि महोगनी कहाँ है तो महोगनी हिमालय में नहीं हो सकता, और जहाँ भी हो जाए। तो महोगनी का अगर मूलतः बात करें कि कहाँ की ओरिजिन है तो महोगनी जो वृक्ष होता है वो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है उसके उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के वृक्ष होते हैं। ये वृक्ष मुख्य रूप से वेस्ट इंडीज, मध्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। शेष हिमालयी क्षेत्र में पाए जाने वाले वृक्ष होते हैं, यानी जितने भी हमारे दिया हुआ है, जैसे सिल्वर फर दिया हुआ है, स्प्रूस दिया हुआ है, सिल्वर फर, स्प्रूस, जूनिपर, ये सभी तो हिमालय में पाए जाते हैं, लेकिन महोगनी हिमालय में नहीं पाई जाती है। भारत में महोगनी मुख्यतः उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, यानी पश्चिमी घाट में पाया जाएगा महोगनी, क्योंकि यहाँ पे बारिश अच्छी खासी होती है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, और पूर्वोत्तर भारत में भी कुछ मात्रा में मिल जाएगी क्योंकि यहाँ पे भी अच्छी खासी 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। ठीक है, अगला जो हमारा 28वां नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण है। तो किसका प्रयोग करते हैं, बहुउद्देशीय वृक्ष। यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया था, सामाजिक वानिकी में खेजरी का प्रयोग किया जाता है। सामाजिक वानिकी मतलब समाज मिलकर के जब वन लगाता है तो उसको सामाजिक वानिकी कहते हैं। वो समाज के ही उपयोग में आते हैं, लाभ होता है, सब मिलकर आपस में लाभ उससे पैदा करते हैं। तो सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त जो बहुउद्देशीय यानी बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, जैसे खा भी सकते हैं, उससे और भी चीज़ें कर सकते हैं। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण है खेजरी। खेजरी वृक्ष को मरुस्थल का राजा भी कहा जाता है। खेजरी का क्यों मरुस्थल का राजा कहते हैं, क्योंकि पानी की भी जरूरत ज़्यादा नहीं होती इसके लिए टेम्परेचर ज़्यादा होगा, उसमें भी सहन कर जाएगा, तो इसको मरुस्थल का राजा खेजरी कहा जाता है। खेजरी का जो उपयोग होता है, पशुओं को आप चराने में कर सकते हो, ईंधन बनाने में भी खेजरी का उपयोग कर सकते हो, और तो और दवाई बनाने में, औषधि बनाने में भी इसका इस्तेमाल खेजरी का किया जा सकता है। इसीलिए इसको कहा जा रहा है बहुउद्देशीय, यानी बहुत सारे उद्देश्य, चाहे पशु को खिला दो, चाहे ईंधन बना लो, जला लो इसको, या फिर औषधि के रूप में इसका प्रयोग कर लो। इसके बहुउद्देशीय उपयोग तथा अधिक तापमान सहन करने की क्षमता, कम पानी की आवश्यकता के कारण सामाजिक वानिकी कार्यक्रम में इसे ही वरीयता दी गई थी। 29वां नंबर जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है लीसा किससे प्राप्त होता है, तो चीड़ के वृक्ष से लीसा प्राप्त होता है। उत्तराखंड पीसीएस का क्वेश्चन है। उत्तराखंड के जो चीड़ के वनों से प्राप्त होने वाली लीसा एक महत्वपूर्ण गैर प्रकाष्ठ
वन उपज होती है। लीसा से विरोजा तारपीन का तेल बनाया जाता है जिसका उपयोग कागज उद्योग, साबुन उद्योग, पेंट बनाने में होता है। उत्तराखंड में लीसा स्वरोजगार ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख साधन है। तो लीसा किससे प्राप्त होता है? चीड़ के वनों से प्राप्त होता है। और लीसा से क्या बनता है? विरोजा, तारपीन का तेल, ये सारी चीज़ें बनती हैं। और ये जो होता है इसी से लीसा से ही विरोजा तारपीन का तेल बना। साथ ही साथ लीसा का उपयोग कागज उद्योग, साबुन उद्योग, पेंट उद्योग में बनाने में किया जाता है। और इसी विशेषताओं के कारण स्वरोजगार के लिए और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। 30 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, कच्छ की वनस्पति और राज्य। तो अचरा रत्नागिरी ये कहाँ पे पाई जाती है? तो रत्नागिरी करके महाराष्ट्र में, ये कच्छ वनस्पति महाराष्ट्र में पाई जाती है। वेम्बनाथ नामक जो कच्छ वनस्पति है कहाँ पे पाई जाती है? केरल में पाई जाती है। कुंडापुर वनस्पति कहाँ पाई जाती है? का मतलब कर्नाटक में पाई जाती है। पिच वरम कहाँ पे पाई जाती है? तो तमिलनाडु में पाई जाती है पिच वरम। चलिए देख लेते हैं। अचरा रत्नागिरी जो कच्छ वनस्पति है वो महाराष्ट्र में पाई जाती है। रत्नागिरी मतलब महाराष्ट्र। कुंडापुर का मतलब कर्नाटक में पाई जाती है। पिच वरम माने तमिलनाडु में पाई जाएगी। वेम्बनाथ झील भी केरल में है। और वेम्बनाथ जो वनस्पति है, वेम्बनाथ जो क्या कहते हैं, वेम्बनाथ अभी यहाँ पे क्या बात चल रही, कच्छ वनस्पति, ये भी वेम्बनाथ वनस्पति भी केरल में है। झील भी वहीं पे है, नाम एक जैसे, तो एक जैसे क्षेत्र में पाई जाएगी। 31वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही नहीं है? तो डी, वेम्बनाथ कर्नाटक में नहीं पाया जाता, ये केरल में पाया जाता है। ठीक है, बल्कि सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, भीतरकनिका उड़ीसा में, पिचवरम तमिलनाडु में, ये सही है। 32वां नंबर क्वेश्चन, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की उपस्थिति कहाँ है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन मिलते हैं हमारे असम और केरल में मिलते हैं। अगर ये केरल मान लिए गए तो यहीं पे दक्षिण पश्चिम मानसून ऐसे वर्षा करता है। टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि विषुवत रेखा के पास स्थित है। और साथ ही साथ ये रेखा जब यहाँ पे जाके ऐसे करके ये हमारा असम वाला पूर्वोत्तर भारत का भाग हो गया तो यहाँ पे वर्षा करती है। तो जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन मिलता है, वर्षा वन यानी वर्षा ही होती रहती है, तो केरल वाले क्षेत्र में और असम वाले क्षेत्र में मिलता है। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की उपस्थिति केरल और असम में है। उपर्युक्त विकल्पों में से अगर इसकी व्याख्या हम देखें तो व्याख्या हो जाती है, उपर्युक्त विकल्पों में भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की उपस्थिति केरल और असम में होती है। ये वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, लक्षद्वीप में भी मिलते हैं जो हमारा आइलैंड है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, साथ ही साथ असम के ऊपरी भागों, तमिलनाडु के तट पर भी मिलते हैं। ये उन क्षेत्रों में भली भांति विकसित हो जाते हैं जहाँ पे वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है। 33वां नंबर हमारा क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा हुआ है? यानी सबसे ज़्यादा सर्वाधिक क्षेत्र उसका किसी राज्य का है तो पतझड़ वाला क्षेत्र है जहाँ पे घने वृक्ष मिलते हैं। तो मध्य प्रदेश में घने पतझड़ वाले जंगल मिलते हैं, ऐसे ही पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, 2023 की भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार दिए गए विकल्पों में सबसे ज़्यादा जो पतझड़ वनों का विस्तार है वो मध्य प्रदेश और उसके बाद आता है छत्तीसगढ़ में। 34वां नंबर हमारा क्वेश्चन है, ये कहीं ना कहीं क्या होते हैं, स्पेशल क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ये देखिए बीपीएससी में पूछा गया है। 34वां नंबर हमारा पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है? तो वही पश्चिमी चंपारण यानी बिहार हमारा हो गया, बीपीएससी में पूछा गया है। यानी बीपीएससी के बारे में भी बिहार में सबसे जिला पूछ रहा है। तो ये ध्यान रखिए कि प्रश्नकाल के दौरान जो पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण होते हैं तो पश्चिमी चंपारण में सबसे ज़्यादा घने पतझड़ वाले वन थे। ठीक है, और 35वां नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, खैर किस प्रकार के वन में पाया जाने वाला वृक्ष होता है? तो खैर पाया जाता है उपोष्ण कटिबंधीय वनों का एक वृक्ष है। खैर उपोष्ण कटिबंधीय वनों में पाया जाने वाला वृक्ष होता है। 36वां हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत उपर्युक्त में से कौन है? भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसमें मध्य प्रदेश कहीं दिया हुआ नहीं है। 37वां नंबर क्वेश्चन है, सीता नदी क्षेत्र किस वृक्ष की बहुलता है? यानी सीता नदी क्षेत्र में किस वन की बहुलता है? तो ये स्पेशल वाला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ में ही एक नदी बहती है, सीता नदी छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होने वाली नदियों में से एक है और यहाँ पे सीता नदी क्षेत्र में साल वृक्ष की बहुलता मिलती है।
ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये पूरे क्वेश्चन हो गए। अब हम इसके पढ़ेंगे नोट्स। चलिए, तो प्राकृतिक वनस्पति जो हमारा चैप्टर है उसके हमने पूरे MCQ यानी जितने भी क्वेश्चन आंसर थे वो देख लिया। अब हम इसके नोट्स देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राकृतिक वनस्पति में वे सभी पौधे सम्मिलित किए जाते हैं जो मानव की प्रत्यक्ष या परोक्ष सहायता के बिना उगते हैं, अपने आकार, संरचना और अपनी आवश्यकता को प्राकृतिक पर्यावरण के अनुसार ढाल लेते हैं। ठीक है, भारत में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो अगर बात करें तो प्राकृतिक वनस्पतियां वे वनस्पतियां होती है, एक होती है जैसे पार्क होते हैं, एक होते हैं जंगल। तो प्राकृतिक वनस्पति होती है जो प्रकृति द्वारा स्वयं डेवलप होती है, स्वयं उसका विकास होता है, मानव उसका कोई योगदान नहीं होता। जैसे आप घने जंगल में चले जाओ, उसमें कहीं इंसान ने पेड़ लगाए हैं कि आप प्रकृति ने अपने मन से पेड़ उगाए हैं, तो इसको कहते हैं प्राकृतिक वनस्पति। लेकिन जो पेड़ पौधे मानव लगाते हैं तो वो मानव निर्मित होते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक वनस्पति वो होती है जो मानव के बिना किसी सहायता के, प्रत्यक्ष हो परोक्ष हो, किसी तरीके का सहायता न हो और अपने आप उगते हैं। ठीक है, अपनी आकार, संरचना, ये जिनका इनका जो प्राकृतिक वनस्पति होती है, जो इनका आकार होता है, ये कैसा होता है, जैसा प्राकृतिक पर्यावरण होता है उसी हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं, उसी हिसाब से इनका आकार होता है, इनकी संरचना होती है, अपनी आवश्यकताएं होती हैं इनके। ठीक है, अगर भारत में बात करो तो भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियां पाई जाएंगी। क्यों? क्योंकि भारत विविधताओं वाला देश है। यहाँ पे अनेक प्रकार की ऐसी स्थितियां मौजूद हैं जिसकी भौगोलिक विविधता मौजूद है, जिसकी वजह से किसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। जैसे अगर भारत की बात करें तो ये हमारा प्यारा सा भारत हो गया। अब भारत में ये विषुवत रेखा यहाँ से जा रही है 0 डिग्री से, ठीक है, यहाँ से 23 डिग्री जा रही है, ठीक है, लगभग यहीं से जाती है। तो ये जो क्षेत्र हो गया उष्ण कटिबंध वाला क्षेत्र हो गया विषुवत रेखा के आसपास। अब क्या होता है, पहला बात तो ये प्रभाव पड़ गया। दूसरा प्रभाव ये पड़ता है कि दूसरा प्रभाव ये पड़ता है कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून होता है ऐसे करके आता है। ठीक है, तो एक शाखा यहाँ करके एक शाखा ऐसे करके वर्षा करती है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्षा सबसे ज़्यादा होती है, यहीं पे इंटर होता है तो यहाँ पे वर्षा होती है। ठीक है, अब यहाँ पे वर्षा सबसे ज़्यादा होगी, इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वर्षा होगी, इस क्षेत्र पे सबसे ज़्यादा वर्षा होगी। साथ ही साथ ये विषुवत रेखा है, इसके पास भी जो क्षेत्र स्थित होंगे वहाँ टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा मिलेगा, वहाँ पे सूर्य की रोशनी भी मिलेगी, तो वहाँ पे अलग प्रकार की वनस्पति मिलेगी। अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हमारा है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत के अगर ये मानसून की बात करें तो ऐसे समांतर ऐसे निकल जाएगा, यहाँ पे बारिश ही नहीं होगी, तो यहाँ पे रेगिस्तान मिल जाएगा, तो यहाँ पे वनस्पति भी अलग प्रकार की मिलेगी। यहाँ पे पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा यहाँ पे बारिश हो जाएगी, तो यहाँ पे अलग तरह की वर्षा मिलेगी। यहाँ पे पर्वत है तो पर्वतों का प्रभाव होगा, इसकी वजह से वनस्पति में प्रभाव मिलेगा। यहाँ पे जो ये मानसून ऐसे करके ऐसे, ये देखो एक शाखा इधर आ गई, एक शाखा इधर पे बारिश होगी सबसे ज़्यादा, तो इधर पे वनस्पति सदाबहार मिलेगी, यहाँ पे वनस्पति सदाबहार मिलेगी। तो इसी प्रकार से जो तापमान होता है यानी सूर्य की रोशनी होती है, पानी होता है, इसकी उपलब्धता के आधार पर अलग अलग तरह की भारत में वनस्पतियां मिलती हैं। तो उन्हीं को हम कई भागों में बांट देते हैं। जैसे सदाबहार वनस्पति जो हमेशा हरी भरी जहाँ के पेड़ पौधे रहते हैं, एक साथ पेड़ के पौधे अपने पत्तियां नहीं गिराते हैं, बारी बारी से गिराते हैं। जो आर्द्र पर्णपाती वन होते हैं जहाँ पे बारिश यानी ऐसा उष्णकटिबंध का क्षेत्र जहाँ पे पतझड़ वन तो मिल रहे हैं, यानी पतझड़ तो होगा, यानी पत्ते तो झड़ेंगे। एक मौसम ऐसा आता है जब पानी नहीं रह जाता वायुमंडल में या कहीं इन्वायरमेंट होता तो पत्तियाँ अपनी जो पेड़ होते हैं अपनी पत्तियाँ गिरा देते, तो पतझड़ वन तो मिलेंगे, उष्णकटिबंध में भी पाया जाएगा। ठीक है, लेकिन जहाँ पे बारिश ज़्यादा होगी उसको कहेंगे आर्द्र पर्णपाती वन, जहाँ पे बारिश कम होगी शुष्क पर्णपाती वन। तो इसी वजह से हमारे यहाँ पे पाए जाते हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं। भारत में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ, अगर देखा जाए विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं क्योंकि जलवायु अलग है। वनों के प्रकार कई भौगोलिक तत्वों पर निर्भर करते हैं। तो कई भौगोलिक तत्व होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वही तत्व होते हैं जो बताएगा। इनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तत्व होते हैं वर्षा, तापमान, आर्द्रता, वर्षा, तापमान, आर्द्रता, मिट्टी की उपजाऊपन क्या है, समुद्र तल से ऊंचाई क्या है। ऊंचाई जैसे जैसे आप पर्वतों की तरफ बढ़ोगे तो टेम्परेचर कम होता चला जाता है। जब तापमान कम होगा तो क्या होगा, पौधों की वनस्पतियों की संरचना में परिवर्तित होगा। साथ ही साथ भूगर्भिक संरचना का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, वनों के प्रकार में किस प्रकार के वन, किस प्रकार के पेड़ पौधे उगेंगे, इन तत्वों के प्रभावाधीन देश के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न प्रकार के वन उगते हैं। इस आधार पर वनों का निम्नलिखित वर्गीकरण किया जा सकता है। सबसे पहला वर्गीकरण क्या होता है, जो हमारे पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय, जो कि भारत अगर देखा जाए तो देखो इतना जो क्षेत्रफल है कर्क रेखा और विषुवत रेखा के बीच का जो क्षेत्र है, ये विषुवत रेखा हो गई, ये कर्क रेखा हो गई, तो यहाँ पे उष्ण कटिबंध के अंतर्गत पूरा भारत आएगा। तो यहाँ पे जो वनस्पति मिलेगी उष्ण कटिबंधीय वनस्पति मिलेगी। और इधर हिमालय होता है तो यहाँ से ठंडी हवाएं आने नहीं देता, तो यहाँ भी जो करीब करीब उष्ण कटिबंधीय ही
माहौल रहता है। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार या अर्ध सदाबहार वन मिलते हैं। जैसे कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पे मिलेंगे, जहाँ पे बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है और तापमान भी अच्छा खासा रहता है। जैसे केरल वाला जो क्षेत्र हो गया, जैसे कि हमने बताया था, तो यहाँ पे वाला क्षेत्र हो गया, यहाँ पे मानसून आ रहा था, यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा तापमान रहेगा, क्योंकि मानसून ऐसे आके ऐसे यहाँ पे वर्षा करेगा। ठीक है, ये उत्तर पूर्वी मानसून यहाँ पे करेगा, तो इसकी वजह से उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, अर्ध सदाबहार वन मिलते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मिलते हैं, आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय कटीले वन मिलते हैं, जहाँ 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। वेलांचली या अनूप वन मिलते हैं, जिनको कहते हैं जैसे कच्छ भूमि होती है, दलदली क्षेत्र होता है जहाँ बहुत ज़्यादा नमी होती है, जैसे शिवालिक के तराई क्षेत्र होता है वहाँ पे मिलते हैं। पर्वतीय वन होते हैं जो पर्वत में मिलते हैं। तो इतने प्रकार की वनस्पति भारत में मिलती है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार या अर्ध सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन भी इसी के अंतर्गत आएंगे, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन भी इसी के अंतर्गत आएंगे। साथ ही साथ उष्णकटिबंधीय कटीले वन, वेलांचली या दलदली या अनूप वन, फिर पर्वत में उगने वाले पर्वतीय वन पाए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार या एवं अर्ध सदाबहार वनों के बारे में। ये वन भारत के अत्यधिक आर्द्र और उष्ण भागों में मिलते हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है, आर्द्रता बनी रहती है और गर्म होते हैं, ऐसे क्षेत्रों में मिलती है। इन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और सापेक्षिक आर्द्रता यानी हवा में जो नमी होती है, उमस होती है, वो 70% से भी अधिक होने चाहिए। यानी सदाबहार वनों के लिए क्या जरूरी होता है, 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा, 70% अपेक्षिक जो आर्द्रता होनी, सापेक्षिक आर्द्रता होनी चाहिए। और इन क्षेत्रों में जो औसत तापमान होता है वो 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। अब इतना ज़्यादा तापमान होता है, 22 डिग्री सेल्सियस से औसत तापमान ज़्यादा होगा, तो उच्च आर्द्रता और उच्च तापमान के कारण ये वन बड़े सघन होते हैं और ऊंचे होते हैं। विभिन्न जाति के जो वृक्षों के पत्ते गिरने का समय भिन्न भिन्न होता है। अलग अलग समय में अलग अलग पेड़ पौधे अपने वृक्ष के पत्ते गिराते हैं, इसलिए हमें एक साथ कभी पत्ते गिरते ही नहीं, इसीलिए हमेशा हरा भरा, हमेशा सदाबहार रहता है। जिस कारण से पत्तों के गिरने का समय अलग अलग भिन्न भिन्न होता है, जिस कारण से संपूर्ण वन सदाबहार रहता है, सदाबहार वन कहलाता है। भारत में अगर बात करें तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पे मिलता है, असम में मिलेगा क्योंकि बारिश ज़्यादा हो रही थी, केरल में मिलेगा बारिश ज़्यादा हो रही, पश्चिम बंगाल में मानसून प्रवेश कर रहा है, अंडमान निकोबार देशों, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम तटीय मैदान में मिलता है। उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन होते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के मुख्य वृक्ष कौन कौन से होते हैं, तो सिनकोना, रबड़, महोगनी, एबोनस या एबोनी या आबूनस मिलता है। उष्णकटिबंधीय जो अर्ध सदाबहार वन, अब जहाँ पे ज़्यादा क्या कहते हैं वर्षा हो रही, उसी से कम वर्षा वाले क्षेत्र होंगे वहाँ पे अर्ध सदाबहार वन मिलेंगे। तो उष्णकटिबंधीय जो अर्ध सदाबहार वनों की अगर बात की जाए तो इन्हीं क्षेत्रों में जो अपेक्षाकृत कम वर्षा वाले भाग होते हैं उनमें पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन। ये वन सदाबहार वन और आर्द्र पर्णपाती वनों के मिश्रित रूप होते हैं। इनमें मुख्य रूप से सिडार, होलक और कैल प्रजातियों के वृक्ष पाए जाते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट आता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या मानसूनी वन। अब उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या मानसूनी वन में दो तरह के वन होंगे। ठीक है, एक वन होंगे जहां पे 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा मिलेगी, तो उनको कहेंगे उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। और एक वो होंगे जहां पे वर्षा 70 से केवल 100 सेंटीमीटर के बीच में मिलेगी, उनको कहते हैं शुष्क पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। तो चलिए देखते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती अथवा मानसूनी वन। ये वन भारत में बहुतायत में पाए जाते हैं, इन्हें मानसूनी वन कहते हैं। ये वन 70 से 200 सेंटीमीटर जहाँ पे वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं उनमें पाई जाती है। और जल की उपलब्धता के आधार पर इन वनों को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन, यानी ठीक है, इनमें विभाजित किया जा सकता है। उष्णकटिबंधीय जो आर्द्र पर्णपाती वन होते हैं प्रायः भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में मिलते हैं जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, हिमालय की गिरिपदीय क्षेत्रों में मिलते हैं, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों पे मिलेंगे, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है। यहाँ वृक्ष कौन कौन से मिलते हैं, साल, सागौन, बांस, शीशम, महुआ, सहतूत, कुसुम, चंदन आदि प्रजातियों के वृक्ष इन वनों में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय जो शुष्क पर्णपाती वन होते हैं, इनमें ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच में पाई जाती है। ये वन प्रायद्वीपीय पठार के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानों में भी पाए जाते हैं। अगर बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानी भागों में भी पाए जाते हैं। शुष्क कह रहा है, ऋतु प्रारंभ होते ही जब सूखा
प्रारंभ होता है, पानी नहीं होता है, हवा में नमी बिल्कुल नहीं होती है, तो इन वनों के पेड़ों के जो पत्ते होते हैं अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। इन वनों में मुख्यतः एक्सलवुड, तेंदू, पलास, अमलतास, खैर, पीपल, नीम, साल आदि वृक्ष उगते हैं। आर्द्र क्षेत्रों की ओर जब हम बढ़ते हैं तो ये वन आर्द्र, पर्णपाती और शुष्क क्षेत्रों की ओर कांटेदार वनों में मिल जाते हैं। अब कटीले वनों की बात करें, उष्णकटिबंधीय, जो हमारा भारत है ज़्यादातर इसका विस्तार उष्णकटिबंध में, इसीलिए इसके जो वृक्ष मिल रहे हैं उनका नाम हम कह रहे हैं उष्णकटिबंधीय वन। अल्पाइन भी मिलेंगे क्योंकि पहाड़ी जो ऊंचाई पर मिलेंगे, तो उष्णकटिबंधीय कटीले वन कहाँ पे मिलेंगे? ये वन भारत के उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पे 70 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा कम वर्षा होती। मान लो 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा हो रही, वहाँ पे बहुत अच्छी वनस्पति होगी, सदाबहार वनस्पति होगी। जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा मिल रही है वहाँ पे आर्द्र पर्णपाती वन मिलेंगे। जहाँ 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा मिल रही है वहाँ पे शुष्क पर्णपाती वन मिलेंगे। अब जहाँ 70 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा हो रही है तो वहाँ पे कैसे वन मिलेंगे? कटीले वन मिलेंगे। इन वनों में प्राकृतिक वनस्पति के रूप में कटीले वन, झाड़ियाँ, कई प्रकार की घासें मिलती हैं। ये वन मुख्यतः भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं। ठीक है, ये वन मुख्यतः दक्षिण पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में मिलते हैं। अकासिया, खजूर, यूफोरबिया, बबूल्स, बेर, नागफनी आदि इस वन की मुख्य पादप प्रजातियां होती हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है वेलांचली या अनूप वन, लिटोरल एंड स्वयं फॉरेस्ट। भारत में वेलांचली व अनूप वनों का विकास मुख्यतः आर्द्र भूमि क्षेत्रों, डेल्टाई क्षेत्रों और समुद्र तटीय क्षेत्रों में होता है, दलदली क्षेत्रों में होता है। खास करके ऐसे बात करें, ऐसी भूमि, ऐसी मिट्टी जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी रहता है, हमेशा दलदली जैसी स्थिति उत्पन्न रहती है, चाहे वो समुद्र तट के किनारे हो, चाहे जहाँ डेल्टा बन रहा है वहाँ हो, या फिर आर्द्र भूमियों के क्षेत्र में हो, वहाँ पे वेलांचली या अनूप वन मिलेंगे। आर्द्र भूमि क्षेत्र के अंतर्गत, आर्द्र भूमि क्षेत्र अगर बात करें तो वहाँ पर के अंतर्गत पहला नंबर की बात करें तो दक्षिण में दक्कन के पठार के जलाशय, जो जलाशयी क्षेत्र है, दक्षिण पश्चिम तटीय क्षेत्र की लैगून और अन्य आर्द्र भूमि क्षेत्र होगा जहाँ पे भी पानी का रिसाव हो रहा होगा, दलदली भूमि होगी, नमी होगी, वहाँ पे पाए जाएंगे। राजस्थान, गुजरात, कच्छ के जो लवणीय जल वाली भूमि हो गई, जहाँ पे झील के आसपास जो लवणीय भूमि होगी, गुजरात के पूर्व से राजस्थान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश तक का क्षेत्र, भारत के पूर्वी तट पर जो डेल्टाई आर्द्र भूमि व लैगून, चिल्का झील हो गई, जहाँ जहाँ भी आप देखिए पानी का रिसाव हो रहा होगा या पानी बहुत ज़्यादा होगा या दलदल वाला होगा। गंगा के मैदानी भाग में स्थित जो ताजे जल के दलदली क्षेत्र होते हैं। इसी तरह ब्रह्मपुत्र घाटी में भी बाढ़ के मैदान वाले क्षेत्र हैं। उत्तर पूर्वी भारत और हिमालय की गिरिपदी क्षेत्र हैं, ठीक है, स्थित दलदली और अनूप क्षेत्र हो गए। इसी के साथ साथ अगर जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी बात करें तो जहाँ पे पर्वतीय झीलें हैं, नदियाँ हैं, उनके आसपास के जो क्षेत्र हैं, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो मैंग्रोव वन हो गए, अन्य आर्द्र भूमियाँ इसके अंतर्गत आती हैं। मैंग्रोव वनस्पति जो होती है, ठीक है, इन्हीं को अनूप वन कहते हैं। जो वनस्पति होती है, दलदल हो, कीचड़ हो, जहाँ बहुत ज़्यादा नमी हो, वहीं पे जो वनस्पति उगेगी, चाहे मैंग्रोव हो, चाहे जैसी वनस्पति उगे, उसको अनूप वनस्पति भी कहा जाता है। तो मैंग्रोव वनस्पति लवणीय दलदली, यानी ऐसा पानी जहाँ पे दलदल भी हो और लवण हो, बहुत ज़्यादा नमक हो, मैंग्रोव वनस्पति लवणी, दलदली, ज्वारी क्रीक, पंक मैदानों, ज्वार नद मुख के तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जिनकी जड़ें क्या होता है, पानी में डूबी रहती है। भारत में मैंग्रोव वनस्पति का अत्यधिक विकास पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हुआ है। ये वनस्पतियां महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के डेल्टाई भागों में भी मिलती हैं। सुंदरवन में सुंदरी वृक्ष की बहुलता, जिसके कारण उसी नाम से ही इस जो डेल्टा बनता है उसको सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है। इसके बाद अगर बात करें तो कौन से वन पाए जाते हैं? भारत में पर्वतीय वन पाए जाते हैं, जो कि पर्वत के ऊपरी भागों में, क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई में वृद्धि होती है, तापमान में कमी आती है, ठीक है, साथ साथ मिट्टी का अच्छा विकास नहीं हो पाता। तो पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई में वृद्धि तथा तापमान में आने वाली कमी के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति के वितरण में भी परिवर्तन आ जाता है, होता है। पर्वतीय वन को पर्वतीय उपोष्णकटिबंधीय वन, पर्वतीय समशीतोष्ण वन, उप अल्पाइन वन, अल्पाइन वन के रूप में विभाजित किया जाता है। यानी अगर बात करें
तो अगर हम ये पर्वत मान लिया जाए तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती चली जाती है तो टेम्परेचर कम होता चला जाता है, वायुमंडल का दबाव कम होता चला जाता है, ठीक है, बारिश की मात्रा भी कम होती चली जाएगी, तो वनस्पतियों में अंतर आना चालू हो जाता है। जैसे इस वनस्पति इतनी ऊंचाई तक अलग प्रकार की वनस्पति, फिर इतनी ऊंचाई तक अलग प्रकार की वनस्पति, फिर इतनी ऊंचाई तक अलग प्रकार की वनस्पति, फिर सबसे ऊपर अलग तरह की वनस्पति पाई जाएगी। तो वही यहाँ पे कहा जाता है, कहा जा रहा है, ठीक है। तो पर्वतीय वन को मुख्यतः किन भागों में बांटा जा सकता है? पर्वतीय वन को पर्वतीय उपोष्णकटिबंधीय वन, पर्वतीय समशीतोष्ण वन, उप अल्पाइन वन और अल्पाइन वन, इनके रूप में विभाजित किया जा सकता है। पर्वतीय उपोष्णकटिबंधीय वनों के अंतर्गत चौड़ी पत्ती वाले वन, पाइन एवं शुष्क सदाबहार वन आते हैं। चौड़ी पत्ती वाले वन की बात करें, ब्रॉड लीव्ड फॉरेस्ट पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट के तट, शांत घाटी में पाए जाते हैं। शांत घाटी में जहाँ, यानी केरल में पाई जाती है शांत घाटी में, जहाँ इस प्रकार के वनों में पूंसामार, दालचीनी, रोडोडेंड्रॉन, सुगंधित घासें ये सब पाई जाती है। वहीं पूर्वी हिमालय की बात करें, पूर्वी हिमालय में ओक, एल्डर, चेस्टनट, बर्च, चेरी जैसे पेड़ पाए जाते हैं। पाइन वन मुख्यतः शिवालिक पर्वत के शुष्क ढालों में पश्चिमी एवं मध्य हिमालय, खासी, नागा, मणिपुर पहाड़ियों में पाए जाते हैं। यहाँ चीड़, ओक, रोडोडेंड्रॉन, पाइन ये सभी वृक्ष पाए जाते हैं। शुष्क सदाबहार वन शिवालिक पर्वत एवं हिमालय की तलहटियों में लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। उसके बाद करें पर्वतीय शीतोष्ण वनों की बात अगर की जाए तो इनको पर्वतीय शीतोष्ण यानी शीत प्लस उष्ण दोनों चीज़ हैं को आर्द्र, नम यानी वेट, मोविस्ट और शुष्क 3 भागों में बांटा जा सकता है। यानी पर्वतीय जो शीतोष्ण वनस्पति है उसको पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वनस्पति, पर्वतीय नमी वाली शीतोष्ण वनस्पति और पर्वतीय शुष्क शीतोष्ण वनस्पति इनमें वर्गीकृत किया जा सकता है। पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो उत्तर भारत में नेपाल के पूर्व और अरुणाचल प्रदेश में 1800 मीटर से लेकर 3000 मीटर की ऊंचाई तक मिलते हैं, जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा पाई जाती है, ठीक है। तो वहाँ पे पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन पाए जाते हैं। दक्षिण भारत में ये वन कहाँ पे मिलेंगे? ये वन नीलगिरी पहाड़ी एवं केरल की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उत्तर में इन वनों की 3 परतें पाई जाती हैं। एक उच्च परत के रूप में शंकुधारी वृक्ष, मध्यवर्ती परत में पर्णपाती वृक्ष जैसे ओक और निचली परत में रोडोडेंड्रॉन एवं चंपा वृक्ष मिलते हैं। पर्वतीय नम शीतोष्ण वन की अगर बात की जाए तो पश्चिमी हिमालय से पूर्वी हिमालय तक विस्तृत होते हैं। इसके अंतर्गत पश्चिमी भाग में चौड़ी पत्ती वाले ओक, भूरे ओक, अखरोट, रोडोडेंड्रॉन आदि वृक्ष पाए जाते हैं। पूर्वी हिमालय में अत्यधिक वर्षण के कारण सघन वनस्पतियां पाई जाती हैं। यहाँ चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष, फर्न, बांस के साथ शंकुधारी वृक्ष भी पाए जाते हैं। पर्वतीय शुष्क शीतोष्ण वन जो पर्वतीय शुष्क शीतोष्ण वन मुख्यतः किन्नौर, सिक्किम, हिमालय के अन्य भागों में। अब इसको सबको पढ़ने के लिए आपको मैप रखना होगा और इसको कई बार रिवीजन करना होगा, तब ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो पर्वतीय शुष्क शीतोष्ण वन मुख्यतः किन्नौर, सिक्किम, हिमालय के अन्य भागों में पाए जाते हैं। इन वनों में छोटे शंकुधारी वृक्ष, ओक, मैपल, एस जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। तो वहीं अधिक ऊंचाई पर फर, जूनिपर, देवदार, चिलगोजा ये सभी पाए जाते हैं। इसके बाद बात करें और जो अधिक ऊंचाई पर जाओ, धीरे धीरे हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ऊंचाई बढ़ेगी तो वनस्पतियां बदलेंगी और अलग अलग प्रकार की वनस्पति पाएगी। अब हम उप अल्पाइन में आएंगे, यहाँ पे मान लो है, फिर अल्पाइन आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा जहाँ पे टेम्परेचर और ज़्यादा कम हो जाएगा। तो उप अल्पाइन कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश के मध्य जहाँ 2900 से 3500 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। पश्चिमी हिमालय में इसके अंतर्गत जूनिपर, रोडोडेंड्रॉन, विलो, फालसेब आदि वनस्पतियां पाई जाती हैं। वहीं पूर्वी भाग में लाल फर, काला जूनिपर, बर्च यानी भोजपत्र, लार्च ये सामान्य रूप से मिलते हैं। अब इसके बाद करें तो उप अल्पाइन, अब बात करेंगे अल्पाइन की, ठीक है। अल्पाइन वनों को नम और शुष्क के रूप में विभाजित किया जा सकता है। जैसे अल्पाइन को भी 2 भागों में बांट दिया जाएगा। नम अल्पाइन वन जो नम अल्पाइन वन हिमालय में सभी स्थानों के साथ साथ म्यांमार सीमा सभी स्थानों पर पाए जाते हैं, साथ ही म्यांमार सीमा के निकटवर्ती उच्च पहाड़ियों में पाए जाते हैं। इनमें छोटी छोटी झाड़ियाँ, काई, फर्न, रोडोडेंड्रॉन एवं बर्च पाए जाते हैं। शुष्क अल्पाइन वन लगभग 3000 मीटर से लेकर 4900 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। इनमें काले, जूनिपर, मधुमालती, हनीसकल यानी एवं विलो वनस्पतियां पाई जाती हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार अगर बात करें आंकड़ों की, तो भारत में पाए जाने वाले सर्वाधिक प्रकार के वन, तो सबसे ज़्यादा
अगर बात की जाए तो कौन सा पाया जाता है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो पहले नंबर पर कौन पे पाया जाएगा, पहले नंबर पर देखिए पाया जाएगा उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन 43% भाग पे पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय अगर कहें तो भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी वनस्पति पाई जाएगी, तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और उसके बाद कौन सी वनस्पति पाई जाएगी, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाई जाएगी। उष्णकटिबंधीय जो अर्ध सदाबहार वन कितने भागों में पाए जाएंगे, तो 9.98% भाग पे पाए जाएंगे। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन 3.73% भाग पर पाए जाएंगे। उष्णकटिबंधीय जो कटीले वन पाए जाते हैं, जहाँ पे वर्षा बिल्कुल कम होती, टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, वो 2.15% क्षेत्रफल में पाए जाएंगे। उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन ये 1% से भी कम क्षेत्रफल में, बाकी देखिए सब 1% से भी कम क्षेत्रफल में पाए जाएंगे। तटीय और दलदली वन कहाँ पे पाए जाते हैं, तो तट कितना है, दलदल कितना होगा, और उसमें वनस्पति तो और कम होगी, तो करीब 1% से भी कम, यानी तटीय और दलदली वन 0.88% क्षेत्रफल में पाई जाती है। उप उष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले पहाड़ी वन कहाँ पे मिलते हैं, ये 4% से भी अधिक भाग पर। उप उष्णकटिबंधीय पाइन वन 2% से क्षेत्रफल से अधिक भाग में पाए जाएंगे। उप उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन 0.0% क्षेत्रफल में। इसी तरह पर्वतीय आर्द्र समशीतोष्ण वन, हिमालयी नम शीतोष्ण वन, हिमालयी शुष्क समशीतोष्ण वन क्रमशः 3.4, 4.6, 0.7% क्षेत्रफल में पाए जाते हैं। इसी प्रकार उप अल्पाइन वनस्पति, आर्द्र अल्पाइन, शुष्क अल्पाइन, ये सभी 1%, कोई 1% से कम करीब करीब पाए जाते हैं। जो अगला हमारा पॉइंट है वो कह रहा है देवदार के वृक्ष के बारे में। देवदार के वृक्ष पश्चिमी हिमालय में 1500 मीटर से लेकर 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। देवदार वृक्ष समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाला, यानी समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाला जो वृक्ष है भारत में, वो है देवदार, जो पश्चिमी हिमालय में 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। प्रायद्वीपीय पहाड़ों पर मुख्यतः मैग्नोलिया, लॉरेन, यूकेलिप्टस आदि वृक्ष मिलते हैं। अगर अगले पॉइंट की बात करें तो वनों का देश की अर्थव्यवस्था में विशिष्ट योगदान होता है। आर्थिक दृष्टि से अगर देखें तो हमारे पास सागौन, साल, शीशम, रोजवुड, देवदार, चीड़, पाइन, स्प्रूस, ये अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, शीशम के बेड मिलते हैं तो बहुत मजबूत होता है। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ठीक है, जिसे जंगल की आग के नाम से जाना जाता है। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा अर्थात ढाक के 3 पात। पलास, इसको नाम से भी जाना जाता है। पलास का जो फूल होता है उसको उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प घोषित किया गया है। अगर बात करें सामाजिक वानिकी की, तो सामाजिक वानिकी मतलब समाज मिलके, बहुत सारे लोग मिलके जंगल लगाओ, पेड़ पौधे लगाओ, उसको कहेंगे सामाजिक वानिकी, और उसका लाभ आपस में बांट लो। तो सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त जो बहुउद्देशीय वृक्ष होते हैं वो उदाहरण है खेजरी का। खेजरी बहुउद्देशीय वृक्ष है जिसका प्रयोग सामाजिक वानिकी में किया जाता है। खेजरी वृक्ष को मरुस्थल का राजा भी कहा जाता है। इसके बहुउद्देशीय उपयोग और अधिक तापमान सहन करने की क्षमता, कम पानी की आवश्यकता, यानी पानी कम चाहिए इसको और तापमान चाहे जितना बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं होती। इसीलिए क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा उपयोग हो सकता है, इसका उपयोग हम कर सकते हैं पशुओं को चराने के लिए, ईंधन के रूप में, सब चीज़ों के रूप में इस्तेमाल हो सकता है। इसीलिए सामाजिक वन की कार्यक्रम में इसे वरीयता दी गई थी। उत्तराखंड के चीड़ वनों से प्राप्त होने वाली लीसा, चीड़ के वनों से प्राप्त होने वाला लीसा एक गैर प्रकोष्ठ वन उपज होता है। लीसा से बिरोजा, तारपीन का तेल, ये सभी बनाए जाते हैं और लीसा का ही उपयोग कागज उद्योग, साबुन उद्योग, पेंट उद्योग आदि में किया जाता है। उत्तराखंड में लीसा स्वरोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख साधन है। महोगनी की बात करें तो मूलतः उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है, साथ ही साथ हमारे पश्चिमी घाट में भी मिलता है। तो इस तरह हमारा पूरा चैप्टर पूरा